बोर्ड ने क्या बोला, दे आर फिक्स ऑर्बिट जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं एंड ड्यूरिंग रेवोल्यूशन इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। मेन दिक्कत तो यही थी ना कि वो कभी भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ना, तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में तो एक्सेलरेट करेगा ही करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है और वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन आएगा। और अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करता है, ईएम वेव, एंड ईएम वेव इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से वो जा रहा था किसमें, न्यूक्लियस के अंदर फाइनली कोलैप्स हो जाएगा और एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको बोर्ड ने कैसे टिक करा कि बोला कि जिस ऑर्बिट में घूमेगा नहीं है उसमें एनर्जी रेडिएट, तो वाला गेम ही खत्म हो गया कि एनर्जी कम नहीं होगी तो फिर ये फाइनली न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, पर जस्ट इस वजह से हम इनको इतना नहीं मानते हैं, हम इनको इस वजह से मानते हैं कि इसने जस्ट स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में नहीं बताया, साथ में ये भी बताया कि कौन कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे। जो बोर मॉडल है क्या सभी टाइम के एटम के लिए ट्रू है, किस टाइप के एटम? हाँ, बोर मॉडल किस लिए ट्रू है, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, सब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अगर लिथियम लो, लिथियम पे ट्रू होगा बेटा, बात सवाल तो यहाँ पर भी ध्यान दे लो थोड़ा सा। कहाँ है तुम्हारी कॉपी वॉपी, कहाँ है? नहीं मतलब बिना कॉपी के पढ़ोगे बस, तितली बनने के शौक पूरे नहीं होते इनके। अब हाँ, अब देखो जब ये घूम रहा है तो इस ऑर्बिट का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीपल होना चाहिए, h/2 पाई का। ये खास बात है जो इसने दी थी, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये जो MVR है वो क्वांटाइज है, मतलब h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ही है। ठीक है, MVR क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और h/2 पाई का वेयर n इज इंटीजर 1 2 3 4 है ना। h के यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट पता है सबको, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। हाँ, मतलब किस ऑर्बिट में, इट इज इन विच ऑर्बिट। जैसे अगर n की वैल्यू 2 है तो इट इज इन सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू 3 है तो इट इज थर्ड ऑर्बिट, n की वैल्यू 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट में। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, वो 2y किसका फॉर्मूला होता है? हाँ ऐसे ही होता है, बस h/2 पाई को बड़ी क्लास में जाओगे तो h ऐसे लिख देते हैं, h कट। मैंने लिखा था, मैंने बोला था बोर साहब ऐसा करो h/2 पाई लिख दो, मजा आ रहा है उसको। हाँ चाय पी रहा था मैं उसके साथ बैठ के, मैं उसने बोला कि भाई एंगुलर मोमेंटम में कुछ बनाना है, मैं कहा बना दो, h/2 पाई बना दो। अबे भाई उसने थ्योरी दी, थ्योरी पोस्टुलेट, बोर्ड ने रिसर्च करी। अरे भाई कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा, मान लो कोई ऑर्बिट है, मुझे चेक करना है कि वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगा या नहीं होगा। स्टेशनरी ऑर्बिट की खास बात क्या है कि उसमें एनर्जी रेडिएट नहीं होती। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि मान लो मैंने ले लिया ये वाला ऑर्बिट ले लिया, ठीक है, मैंने निकाले इस ऑर्बिट का रेडियस लूंगा, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो लूंगा, मास इलेक्ट्रॉन तो है ही, उसको तीनों को मल्टीप्लाई करके देखा मैंने, अगर वो वैल्यू h/2 पाई के इंटीजर के मल्टीपल में आ गई तब तो क्या है, ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये फॉर्मूला ये डिसाइड करने के लिए कि जो ऑर्बिट होगा वो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा या नहीं होगा। हाँ ये समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, कोई भी पार्टिकल इफ इट इज इन सर्कुलर मोशन तो उसमें एक एक्सेलरेशन लग रही होती है। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन लगती है। उस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू याद रखो, 12th वालों को तो पता होगा क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, 11th वाले उसकी वैल्यू याद कर ले कि जो कोई भी मान लो कोई भी पार्टिकल है, मान लो एक बॉल है, बॉल को मैंने थ्रेड से बांधा और थ्रेड से बांध के उसको घुमा रहा हूँ, तुम्हारी हरकतें जूते खाने वाली हैं, सही बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, अब मैंने थ्रेड से लेके उसको घुमाना चालू करा, जब थ्रेड से लेके घुमाना चालू करा तो ये घूम रहा है, ठीक है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन लग रही है, उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू क्या होती है? mv²/r, mv²/r। ये सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, ये फोर्स की है, जिसपे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इनटू सेंट्रीपिटल, या फोर्स क्या होता है? मास इनटू
एक्सेलरेशन की वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाय आर, इसको एम से मल्टीप्लाई करके तो सेंट्रिपेटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पत्थर है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग से बांध रखा है, और स्ट्रिंग कौन सी फोर्स लगाती है? अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशनल। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? तुम्हें सेंटीमीटर के बारे में तो पता नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा। नहीं, लॉज ऑफ मोशन मोशन ऑफ प्लेन के अंदर पढ़ाऊंगा। ये समझ आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व किस फोर्स के कारण कर पा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड कर रहा है? तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक और चीज, मान लो दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है एक, दोनों के बीच में फोर्स लगा रहा होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 12th वालों को पता है फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम पे कोई एटम है, एटम का एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं? Z से, पता है ना? और जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ, तो मान लो इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो Z किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ, और प्रोटॉन से क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं पूछूं कि न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज क्या होता है? जीरो। दो ही चीज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कौन है? न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज होते हैं भाई, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैसा चार्ज है? न्यूट्रल। तो सिर्फ प्रोटॉन जो है वो चार्ज स्पीशीज है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा? मान लो मैं क्या करूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लूं, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। ये मुझे क्या दे देगा? नहीं समझ आया, गई बुद्धि। मान लो एक सिस्टम के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा? 10 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन Z मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो Z इज द चार्ज। ये किसके ऊपर चार्ज है? न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? रब कर दो। गूगल कैसे खुल गया तुम्हारा? मैं थोड़ा बोला बदतमीजी मत करना क्लास में, ये सब शब्द बोलने ना बाहर बोल लो, पर बदतमीजी नहीं क्लास के अंदर। क्या? क्लास में तमीज सीख लो, ये नहीं कि तुम किसी की भी मम्मी में कुछ भी बोल दोगे। तमीज में रहो थोड़ा। तो सीधा घर के पेरेंट्स बुला के लाना तुम लोग। हद मचा रखी है यार। हाँ, पता नहीं, इन्हें खुद ही ये नहीं पता कि क्लास में बैठे कहाँ बैठे हैं। ठीक है, मजाक मस्ती करने का अलाउड है थोड़ा बहुत, ठीक है, और ये थोड़ा जो मर्जी बोल दोगे। हाँ चलो, अब यहाँ पर इस पर टोटल चार्ज कितना है? सेल्फ का इस पर टोटल चार्ज कितना है? Zi, और एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, अगर मैं इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं तो क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 कितना है? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Z इंटू, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E, और R यहां पर क्या? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये क्या हो गया? K Z E स्क्वायर बाय R, ठीक है, K Z E स्क्वायर बाय R। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां पर? कहां पर? सही तो है? अरे यार तुम भी कैसे, सही तो है सब कुछ।
तुम्हारी कॉपी खुल गई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय, ठीक है, सर पे ध्यान होगा तब जाके तो आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो बहुत बढ़िया। अब देखो जो तुम्हारा Q1 है ना, Q1 तुम्हारा ZA के बराबर है, जो न्यूक्लियस है। अरे न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज Z है। क्यू चार्ज है, क्यू कोई भी रैंडम चार्ज हो सकता है, जैसे 2 कूलम चार्ज हो गया, 3 कूलम चार्ज हो गया। अगले साल पढ़ाओगे ना ये तो। हाँ अगर क्यू कोई भी चार्ज हो सकता है तो जेडी का न्यूक्लियस वाला चार्ज क्यों हो उसके। अरे भैया एक बात यहाँ पर इसलिए हुआ, ये Q1 Q2 जो होता है ना वो चार्ज होता है, कोई भी 2 चार्ज हो सकते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्जेस के कारण है, एक है न्यूक्लियस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इसलिए Q1 होगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस और Q2 होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बस। के कांस्टेंट होता है। तुमने कभी फॉर्मूला नहीं देखा क्या, जिन 11th वालों ने कभी फॉर्मूला नहीं देखा ये वाला? नाइन्थ में देख लेते हैं भाई, 9th में बच्चे देख लेते हैं। अंबिका की छुट्टी पे, कल भी छुट्टी पे देना हो। अच्छा ठीक है, समझ आया ये। अरे बस 11th वाले देख लो कि 2 चार्ज होते हैं ना, 2, मान लो किसी भी पार्टिकल पे चार्ज है, ये Q1 Q2 चार्ज होते हैं, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, Q1 क्या है चार्ज, Q2 क्या है चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है R। तो फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने का, K Q1 Q2 बाय, बस ये ध्यान रखो, वेयर R इज द डिस्टेंस। अब हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना निकाला है मैंने, Ze। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसमें चार्ज क्या है E। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालूंगा, K Ze। इस पे क्या है, देखो K तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज है, K क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो ना, कोई वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है 92 × 10⁹। देखो R वैसे डिस्टेंस होता है, पर अगर मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ तो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, रेडियस के बराबर ही है ना। उसके अंदर हम डेल्टा आर लेंगे या नॉर्मल आर ही लेंगे। हमें बेटा हमेशा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालना है, हाँ बस इसी में आता है, जितना पढ़ाओ उतना ध्यान दे ले बस। KZ E²/R², और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या प्रोवाइड कर रही है, mv²/r। ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, Gm1m2/r², वही है ये, वो 2 मासेस के बीच में, 2 चार्जेस के बीच में। वहां पर भी G कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर K कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर mv आ रहा है, यहाँ पर KZ E², ये वाला आगे समझ, 1 और 2, ये 2 इक्वेशन बनती है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके बाद कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस होता है, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास एक और चीज होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है। ठीक है, और अगला है, देखो जैसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा तुम लोगों ने कभी, तुम लोगों को बस इतना पता है mgh, तुम उतना ध्यान लगाओ बस, है ना। देखो जैसे 2 मासेस आसपास होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, इंटरेक्शन के कारण आता है। जैसे 2 मासेस है तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा, 2 चार्जेस है उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है पता है ना, के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर 2 चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय चेंज पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, सीधा ये बेटा, नहीं बेटा, ये नहीं बेटा, ये है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ यार भूल जाता हूँ मैं, रावण भी साथ में, समझिए ये 12th वाले हंसने वाले, ये भी 11th में ऐसे ही थे।
हम भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे, अब रो रहे हैं अब। ठीक है, तो दो चार्जेस होंगे, तो दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट का क्या होगा, रेडियस। इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है उससे क्या होगा, स्पीड। उस स्पीड की वजह से उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज क्या, इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी क्या होगा, उसके बाद दो एनर्जी है, एक तो इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल और दूसरा वेलोसिटी के कारण काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक प्लस, तो पांच चीजें निकालेंगे हम, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन की वजह से आती है और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा स्पीड के कारण आती है, स्पीड के कारण आती है, और पोटेंशियल दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करती है। इंटरेक्शन के कारण आती है, ये डायरेक्शन के कारण आती है, वो स्पीड डायरेक्शन के कारण नहीं आती, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। वन डायरेक्शन। यहाँ नहीं है बेटा, हाँ मिल गई। ग्रे कहता कोई बच्चा गलती से, नहीं बस चलो समझ आ गया, तो हम पांच चीजें निकालेंगे, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। हाँ, तो देखो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हें सारी चीज मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगा। तो हम क्या क्या निकालने वाले हैं, देखो हम निकाल सकते हैं, रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जैसे अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो अलग रेडियस होगा, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो अलग रेडियस होगा। बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट किसमें रेडियस सबसे बड़ा होगा, वेलोसिटी। ठीक है, फिर दूसरा निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, सिंपल है, अगर v आ गया तो हाफ, उसका अगला क्या निकालूंगा, और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस। ठीक है, ये पांच चीजें निकालने वाला हूं मैं, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। हाँ मैं वही फॉर्मूला दे रहा हूं, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हाफ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने अभी, K Q1 Q2 बाय R, वेयर R इज द डिस्टेंस। अभी जो इंटरेक्शन है वो किसके बीच में है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, Ze, और इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, E। यहाँ पर इस केस में R क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और लास्ट है टोटल एनर्जी, लिखा है मैंने काइनेटिक एनर्जी, समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो जैसे मुझे रेडियस निकालना है, तो इसमें से क्या करो, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे, 1 और 2 बची हुई है। तुम क्या करो, तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करना है कि तुम्हारा जो इसमें से ना अगर R निकालो तो V को एलिमिनेट करना है। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके दिखाऊं, हो जाएगा ना सॉल्व। मैं फाइनल बता देता हूँ, फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, बताओ क्या फॉर्मूला आता है आखिरी, वो फॉर्मूला याद करने एज इट इज, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करने। और कभी पेपर में डेरिवेशन आ जाए कि रेडियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो एडेंट में दो फॉर्मूले भी लिख दोगे ना, तब भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके आगे जो है वो प्रॉपर मैथ्स है। ठीक है, बोलोगे तो करके दिखा दूंगा, एल्स इट इज गिवन इन योर नोट्स। तुम्हें सॉल्व करके देखो, रेडियस निकालना होगा या वेलोसिटी निकालनी होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी आई जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो kz e², यहाँ पर r पुट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल निकालो, दोनों का सम कर दो। हाँ मतलब जो भी होगा, हाँ इसमें से कुछ ना कुछ डिराइव करने के लिए जरूर आता है। ठीक है, तो बेसिकली 5 चीजें निकालनी होती है। अब देखो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, R है, V है,
काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले इसके आगे जो टर्म्स आते हैं उनको याद रखना है। आर क्या आता है? आर के लिए आता है एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर बाय जेड क्या है? एन इज द किस ऑर्बिट में बेसिकली, इट इज इन विच ऑर्बिट? nth ऑर्बिट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट में तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी और n की वैल्यू 3 है तो 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर v निकालना है तो यहां पर आता है z बाय n। क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा यहाँ पर? z स्क्वायर बाय, पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या आएगा? z स्क्वायर बाय, टोटल एनर्जी में भी क्या आएगा? सर मैं बताता हूं, मैं आपको सच बताऊंगा। कहता है विघ्नेश कह रहे हैं पीई का मतलब फिजिकल एजुकेशन सिस्टम है, क्या बोलूं? देखो क्यों इंटरप्रेट मतलब इसने कान में बोले पता वो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बताओ, तुम लोगों के काम है नहीं कूट दूं मैं, लंगड़ा लूला करके भेज दूं से, है नहीं है तुम लोग ऐसे काम? ठीक है, तुम कहां से आए हो भाई? बेटा ये सारे फॉर्मूले पता कैसे आया है? तुम दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो मिल जाएंगे ये फॉर्मूले। क्या आ रहे भाई तुम्हारे? मुझे पूछ के जाना बाद में, समझा दूंगा क्यों आ रहा है। तुमने सॉल्व ही गलत करा, तुम लोगों की मैथ से ठीक नहीं है, मैं समझा दूंगा। अभी रुक जाओ, बस ये ध्यान रखो ये आएगा तुम्हारा फॉर्मूला। अरे भाई बस ये फॉर्मूले याद कर लो भाई, यहीं से आए हैं। अब तुम लोग इसको सॉल्व करके नहीं निकाल पा रहे हो, तुम लोगों की मैथ्स खराब है। एन स्क्वायर बाय जेड, जेड बाय एन, बाकी सब में क्या स्क्वायर कर दो। क्या याद करना है? एन स्क्वायर बाय जेड, उसके अलावा बाकी सब में जेड बाय एन है। स्क्वायर किस में आएगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, अब देखो रेडियस हम नापेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग में। रेडियस ऑफ ऑर्बिट बहुत बड़ा होगा छोटा होगा? तो 10 की पावर -10 के में आएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10 की पावर -10 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेलोसिटी किस में नापूंगा? मीटर पर सेकंड में। कोई भी एनर्जी है वो नापूंगा मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में नापूंगा? जैसे जूल एनर्जी का क्या होता है? यूनिट होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की ही यूनिट है। आया समझ? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस कितना होता है जूल? 19 जूल। बक्सा थोड़ा गलत बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसके आगे नंबर्स आते हैं, उन नंबर को याद करना सिखाता हूं। सबसे पहले चीज कि काइनेटिक एनर्जी में हाफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है। मास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। और v स्क्वायर, किसी के भी स्क्वायर क्या होता है? हमेशा। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कैन, इसके आगे फॉर्मूला आता है 13.6। इसका क्या आता है? तो ये पॉजिटिव 13.6 का रिलेशन किसके आगे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो बताया है काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। 13.6 क्यों आया? यार मैं बोलता रहा हूँ बेटा, इसको सॉल्व कर लो, मिल जाएगा तुम्हें। इनको सॉल्व करने के बाद बता दूंगा मैं। बता, एक निकाल के दिखा दूं क्या? पहले भी याद कर लो, फिर निकाल के दिखा देता हूँ। आगे समझ? 13.6। अब टोटल एनर्जी में भी आएगा 13.6। अभी याद करवा रहा हूँ मैं फॉर्मूले, ठीक है? बट टोटल एनर्जी में पॉजिटिव की जगह यहां पर आता है नेगेटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है। अबे बेटा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल का सम आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे नेगेटिव वैल्यू आएगी। हाँ, ये समझ आ गया? अच्छा, एक और चीज 12th वालों के पेपर में ये चीज आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या होता है। मैं तुम लोगों को जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी कब? जब फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव, बताया था। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी कब? जब फोर्स कैसा होगा? तो ये ध्यान रखना, 12th वाले, 11th में तो इतना नहीं आता कि नेगेटिव इंडिकेट करता है कि इट इज अ बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है।
इट इंडिकेट्स, बाउंड सिस्टम ही है ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। किसी में नहीं आती, न्यूक्लियस में भी नेगेटिव आएगी है, जितने भी बाउंड सिस्टम है ना, जितने भी बाउंड सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम भी बाउंड सिस्टम है, उसमें भी ऐसा तो मुझे कुछ सिस्टम का एग्जांपल नहीं पता। आया समझ? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, नेगेटिव, पर इसकी वैल्यू होती है इसकी डबल। बेटा पेपर में याद नहीं हुए ना फॉर्मूले तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। 13.6 का डबल कर दूं कितना आ जाएगा, हाँ तो यहां पर आएगा, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, ऊपर से क्या आएगी इसका डबल, तो 27 पॉइंट, याद करो चाहे कोई भी एनर्जी हो, साइड में क्या आएगा z² बाय, z इज द एटॉमिक नंबर, z इज, और n इज ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर, किस ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में है वो, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों में से कौन नेगेटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी है और सॉरी काइनेटिक एनर्जी है टोटल एनर्जी, दोनों में से कौन नेगेटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज, दोनों में क्या आएगा 13 पॉइंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और क्या इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी में, दैट इट इज अ बाउंड सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें भी z² बाय n² आएगा, बस 30.6 का डबल आएगा, दैट इज 27 पॉइंट, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, याद हो गया। अब पूरा काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो कितना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला उसका, 13.6 z² बाय एनर्जी जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 27.2 z² बाय माइनस का z एनर्जी इन जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and total energy is minus 13.6 z² by electron and negatives and indicates that it is a, आप रेडियस ऑफ वेलोसिटी पे जाओ, वेलोसिटी देखो काइनेटिक एनर्जी में v का स्क्वायर हुआ था, इसलिए z² by n² आ गया था, पर v में क्या होगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा z by n। अब आगे की वैल्यू याद रखना है, इसमें वैल्यू होती है 2. एक सेकंड को रेड सेट करता हूँ, इसमें जो वैल्यू होती है वो होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, 2.18 इंटू 10 की पावर 6, और यहां पर क्या वैल्यू होती है 0.529। अब मुझे कैसे याद है, मल्टीपल टाइम डिवीजन है, बहुत टाइम से पता है, ऐसे तुम्हें याद रखना है। नहीं इसमें याद करना आसान होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग में चीज आसान होती है, क्यों करते क्या नहीं करते ऐसे ही करते हैं बस। हाँ ये समझ आ गया। अच्छा इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ, मान लो हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो z की वैल्यू क्या रखूंगा 1, और उसका ग्राउंड स्टेट है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या रखूंगा। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, H एटम की, H एटम में भी किसकी बात कर रहा हूं, n = 1 की, इसके लिए R की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0. इसको कई बार R0 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, किसे रिप्रेजेंट कर देता हूं R0 से, और इसको एक और नाम दिया जाता है बोर्स रेडियस। कभी भी बोर्स रेडियस बोले ना तो इट इज नथिंग saying nothing, that nothing, it is saying nothing, it is basically saying R0 is 0.529, nothing। आया समझ, हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग ले लो, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बोर्स रेडियस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का रेडियस, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इनमें से एक चीज डिराइव करके दिखा देता हूँ, है ना, ऊपर क्या आता है मतलब n² बाय z -10 आता है, -34 होता है ना वो, तो रब कर दो। अब 2 मिनट में आगे की चीज पढ़ाता हूँ, इसमें से एक चीज डिराइव करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, है ना, और नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा ना तो याद होने चाहिए, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला बताओ, ऊपर पहले क्या रखना है n² बाय, और आगे क्या मल्टीप्लाई होगा 0.529, वेलोसिटी में z बाय n, आगे क्या मल्टीप्लाई होगा 2.18 × 10 की पावर 6,
अच्छा एक और चीज लिख लेना यहाँ पर, तुम लोग देख सकते हो, अरे भैया शांत हो जाओ, यहाँ पर तुम देख सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी का मॉड है, मॉड मतलब अमाउंट, वो टोटल एनर्जी के बराबर है, पर डिफरेंस कितना है, एक पॉजिटिव एक, और ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट का हाफ है, ये पता होना चाहिए।